नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं राहुल सावरना। आज आपके लिए वर्षों से जो सोच रखे थे कि हम आपके लिए कुछ कर सकें, आज वो करने के लिए तैयार हैं। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। आज से हम लोग आपके अपने YouTube चैनल पर कंटिन्यू हम आपके साथ रहेंगे, आपका साथ देंगे। बस उम्मीद करते हैं कि आप मेरा साथ दीजिए और हम और आप जब साथ होंगे तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें झुका दे या आपको झुका दे, आपको रिजल्ट तक पहुंचा देंगे। बची बात, एग्जाम में काफी कम समय है, लेकिन आपको हड़बड़ाना नहीं है। चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो या बीपीएससी का एग्जाम हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे उसका एक सिस्टम होगा। वो सिस्टम क्या होगा मेरे दोस्त? वो सिस्टम ये होगा कि जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले इस पूरी टॉपिक को समझा देंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, उन सवाल को भी हम आपसे इसी के साथ साथ बनवा देंगे। आप पूरी वीडियो को लगातार देखेंगे, आप लगातार पढ़ेंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच, अपने कजन के बीच, अपनों के बीच शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, ताकि मुझे आपका विश्वास मिलता रहे और हम आपके साथ कंटिन्यू कर पाए। बिल्कुल, आज से कंटिन्यू हमारी क्लास स्टार्ट होती है। आज हम आपको ये सेल टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। इस सेल टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे सेल क्या है, इसके अंदर किस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरह की टॉपिक भी हम आपको पढ़ाएंगे। इसके साथ ही साथ ग्रुप डी के लिए स्पेशल और बीपीएससी सचिवालय के लिए स्पेशल दो अलग अलग क्लास रेगुलर हम आज से आपके इस चैनल पर लेंगे। यदि आपका कोई सजेशन हो कि सर किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता है, तो हम एक अपना नंबर देते हैं 78709617 और 25। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे 7870961725 पर। जो भी टॉपिक आपको टफ लगे आप उसको कमेंट में आप लिखिए या फिर इस व्हाट्सएप पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। अगले दिन आपको वो टॉपिक का थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों आपको मिल जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, आते हैं, हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। भाई, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोशिका के बारे में, यानी सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये सेल होता क्या है। गौर करेंगे मेरे दोस्त, ये कोशिका जो आप पढ़ने जा रहे हैं, इस कोशिका का मतलब होता है कि किसी भी जीव जंतु का, चाहे वो जीव कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे वो जीव कितना भी विशाल काय क्यों ना हो, किसी भी जीव का जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसकी संरचनात्मक इकाई हो या उसका कार्यात्मक इकाई हो, उन सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई को ही सेल कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। और ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, यही स्ट्रक्चर आपके कोशिका का है। आपने सुना होगा कि सबसे छोटी इकाई है क्रियात्मक और संरचनात्मक, लेकिन इसका आकार इतना बड़ा क्यों? तो ये इसलिए कि आप इसको देख पाए कि वो भले ही कोशिका सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेन्स रहते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। ये सारे पार्ट्स जो ऑर्गेन्स ऑफ सेल कहलाते हैं, जो कोशिका के अंग कहलाते हैं, वो कोशिका के अंग जो है इस कोशिका के अंदर रहता है। इसके इसलिए इतना बड़ा दे ताकि आपको ये देखकर आपको पता चल सके कि ये इसका साइज भले ही छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर भी कई छोटी छोटी इकाइयां होती है। तो ये क्लियर हो गया कि जीवों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई जो है, उस इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका। मेरे दोस्त, आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा कि जीवों की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कोशिका है। अब है कि सर इसका खोज किसने किया, इसका खोज कब हुआ,
और अब आपसे एग्जाम में ये नॉर्मल नहीं, थोड़ा टफ जब सवाल पूछेंगे तो क्या पूछ सकते हैं, जो आपको एक क्वेश्चन अभी हम दिखाएंगे जो एनटीपीसी सीबीटी 2 में अर्थात मेंस में पूछा गया सवाल है, जानकर आपको बड़ा हैरान हो जाएगा कि इस कदर सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले सिर्फ यह पूछा जाता था कि कोशिका का खोज किसने किया, तो सारे बच्चे इसका जवाब दे देते थे कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का खोज किसने किया मेरे दोस्त, तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, तो 1665 ईस्वी में। यह बात लगभग बच्चों को पता होगा कि 1665 में कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया मेरे दोस्त, तो रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि निर्जीव कोशिका का खोज किसने किया और सजीव कोशिका का खोज किसने किया, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि कोशिका का खोज किसने किया तो सबको पता है, सारे किताब में लिखी हुई है कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन आपसे एग्जाम में सवाल यह पूछा गया कि निर्जीव कोशिका का खोज किसने किया और सजीव कोशिका की खोज किसने किया, तो फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। कहा गया है कि नींद कहां उनकी आंखों में जो धुन के मत वाले हैं, नींद कहां उनकी आंखों में जो धुन के मत वाले हैं, गति की तृष्णा और बढ़ती है जब पांव में पड़ते छाले हैं। इसलिए मेरे दोस्त वक्त आ गया वक्त बदलने का, अब आपके पैर में छाला पड़ चुका है, आपकी एग्जाम नजदीक है, अतः आज से शपथ लेंगे कि क्लास को कंटिन्यू करेंगे, थ्योरी भी साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी। ग्रुप डी के लिए स्पेशल, बीपीएससी के लिए स्पेशल, अलग अलग क्लास होगा। 2 वीडियो पर डे हम आपके लिए बनाएंगे, हम आपका साथ देंगे, बस सिर्फ आप साथ देने का वादा करें, निश्चित रूप से आपकी सफलता आपके कदम को चूमेगी, इतना हम विश्वास आपको दिलाते हैं। क्लियर। बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े चैनल पे जब हम पढ़ाते थे तो वहां बच्चे का कमेंट होता था कि सर टॉपिक वाइज केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का या फिजिक्स का, बीपीएससी वाले बच्चे भी, ग्रुप डी वाले बच्चे भी, पीसीएस वाले बच्चे भी कमेंट करते थे कि सर सेपरेट टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करा दीजिए, टॉपिक वाइज कुछ थ्योरी करा दीजिए। लेकिन वहां पर परेशानी हमको क्या होती थी कि वो सिर्फ थ्योरी पढ़ाने तो देते थे लेकिन टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करवाने देते थे। कहीं न कहीं हम भी इस बात को लेकर अपने आप से काफी दुखी थे और हमारे बच्चे भी हमसे दुखी रहते थे कि सर हम आपको बार बार बोलते हैं कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराइए और आप नहीं कराते हैं। इसलिए आज मुझे अपनी चैनल स्टार्ट करना पड़ा, इसलिए आप राहुल सावरना जीएस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि आपके दोस्त भी, आपके कजन भी, आपके संबंधी भी इसका फायदा ले सके। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि अब पहले सिर्फ सवाल ये होता था कि कोशिका का खोज किसने किया, तो आंसर आप क्या मार देते हैं मेरे दोस्त, रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का खोज कब किया गया, तो 1665 में किया गया। लेकिन अब क्वेश्चन पूछता है कि निर्जीव कोशिका का खोज किसने किया। क्या पूछता भाई कि निर्जीव कोशिका, चलता ही नहीं है भाई, निर्जीव कोशिका निर्जीव कोशिका के बारे में पूछा जाता है कि निर्जीव कोशिका का खोज किसने किया, तो निर्जीव कोशिका के खोजकर्ता भी रॉबर्ट हुक साहब ही हैं, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किए थे उन्होंने कॉर्क को काटे थे, और जब वो कॉर्क को काटे, कॉर्क जो है ओक का जो प्लांट होता है, ओक के प्लांट से ही वो कॉर्क तैयार होता है, और जब उसको वो काटे तो पता चला कि उसके अंदर बहुत सारे रिंग्स हैं, मतलब उसमें बहुत सारे सर्कुलर पाथ हैं, और उसमें जितना सर्कुलर पाथ उनको दिखा, जितने सारे सर्किल उसमें दिखे, उन पार्टिकुलर सारे सर्किल का नाम क्या रख दिया, उन्होंने सारे सर्किल का नाम सेल रख दिया। अर्थात वो निर्जीव चूंकि चीज था, इसलिए निर्जीव कोशिका के बारे में भी पूछा जाए कि निर्जीव कोशिका का खोज किसने किया, तो आंसर रॉबर्ट हुक ही होगा। या नॉर्मली भी सवाल आपसे पूछा जाए कि सर कोशिका का खोज किसने किया, तो आंसर रॉबर्ट हुक ही होगा। लेकिन सजीव कोशिका के बारे में पूछा जाए कि सजीव कोशिका का खोज किसने किया, तो ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, सजीव कोशिका जो है, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं बाबू, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे, वो सब कह रहे होंगे भाई सर सजीव कोशिका क्या होता है, तो जिसको आप लिविंग सेल कहते हैं। निर्जीव कोशिका का मतलब क्या हो गया, नॉन लिविंग सेल। तो नॉन लिविंग सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन जब लिविंग सेल की बात करेगा, सजीव कोशिका की बात करेगा, तो यह सजीव कोशिका जो है, इसका खोज जो है ल्यूवेनहॉक साहब ने किया था। किसने किया था मेरे दोस्त, ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब, 1674 में। यह 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। दोनों डाटा ऑप्शन में रहता है और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं,
इसलिए मेरे दोस्त इसको बढ़िया से देखिएगा। यदि सेल के बारे में पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक ने कब खोज किया, तो 1665 में। रॉबर्ट हुक ने सेल का कब खोज किया मेरे दोस्त, तो 1665 में। और यदि यह पूछा जाए कि सजीव कोशिका का खोज कब हुआ, तो 1674 में। सजीव कोशिका का कब खोज हुआ, 1674 में। किसने किया, तो ल्यूवेन हॉक ने किया। इसलिए दोनों का आंसर देखिए बदल गया, निर्जीव कोशिका का रॉबर्ट हुक ने और सजीव कोशिका का ल्यूवेन हॉक ने। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको यह बात जरूर याद हो गया होगा कि निर्जीव कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया, जबकि सजीव कोशिका का खोज किसने किया, तो सजीव कोशिका का खोज ल्यूवेन हॉक साहब ने किया। इन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया था, और बैक्टीरिया जिसको आप हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, उस बैक्टीरिया में सबसे पहले प्राण देखा गया, और वह सबसे स्मॉलेस्ट था। इसलिए ल्यूवेन हॉक ने क्या किया, उस बैक्टीरिया जो सबसे स्मॉलेस्ट जीव था, एक कोशिकीय वो था, इसलिए उसका नाम उन्होंने सजीव कोशिका रखा। तो कभी कभी एग्जाम में सवाल यह भी पूछा जाता है कि बैक्टीरिया का खोज किसने किया, तो आप आंसर क्या मारोगे, ल्यूवेन हॉक ने किया। जीवाणु विज्ञान के पिता किसे माने जाते हैं, तो ल्यूवेन हॉक को माने जाते हैं। सजीव कोशिका का खोज किसने किया, तो ल्यूवेन हॉक हो गया। तो इसमें तीन चीज आपने देखा। एक क्वेश्चन ये कि सजीव कोशिका का खोज किसने किया, तो ल्यूवेन हॉक ने किया। जीवाणु का खोज किसने किया, ल्यूवेन हॉक ने किया। और बैक्टीरियोलॉजी का पिता किसे माना जाता है, यानी जीवाणु विज्ञान के फादर कौन माने जाते हैं, तो जीवाणु विज्ञान के भी फादर कौन माने जाते हैं, तो ल्यूवेन हॉक साहब जीवाणु विज्ञान के पिता माने जाते हैं। अर्थात आपने देखा कि एनटीपीसी में जो यह सवाल पूछा गया था सजीव कोशिका के बारे में, लिविंग सेल के बारे में, वो क्लियर हो गया। अब आपके एग्जाम में इस कदर सवाल पूछता है। अब नॉर्मली वन लाइनर पढ़ने से आपकी काम नहीं चलेगी, आपको ये थोड़ी समझना होगा, और इस पर आधारित क्वेश्चन पहले से ऑलरेडी बनाकर एग्जाम हॉल में जाना पड़ेगा। इसलिए यदि आप कंटिन्यू बने रहते हैं हमारे साथ, तो हम आपको पर डे टॉपिक वाइज थ्योरी और ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, ग्रुप डी का सेपरेट भी कराएंगे, बीपीएससी का भी अलग से कराएंगे। बस सिर्फ आपसे हम आशा रखते हैं कि आप अधिक से अधिक बच्चों तक मेरी इस बात को फैलाइए, ताकि लोग मुझसे फायदा ले सके। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप मुझे सेवा का मौका दें। हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि हम आपकी तकदीर और तस्वीर को बदल देंगे। इसलिए मेरे दोस्त आइए देखते हैं। तो क्लियर हो गया कि सजीव कोशिका का खोज किसने किया भाई, तो ल्यूवेन हॉक ने किया, और निर्जीव कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। अब ये कोशिका जो है, इस कोशिका में निर्जीव कोशिका, सजीव कोशिका क्लियर हो गया। अब कोशिका सिद्धांत के बारे में अलग वैज्ञानिकों ने, अभी तक आपने दो के बारे में जाना, एक रॉबर्ट हुक के बारे में और दूसरा ल्यूवेन हॉक के बारे में। लेकिन कोशिका सिद्धांत जो है, सेल कॉन्सेप्ट जो है, वो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। क्योंकि ये कोशिका जो है, सेल जो है, जब इसका स्टडी किया गया साइटोलॉजी में, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि कोशिका के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन करने वाले विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। आप जितना देर सुन रहे होंगे, आप ये जरूर गौर करते होंगे कि हर एक तरह के सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा। कोशिका के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। निर्जीव कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। सजीव कोशिका का खोज किसने किया, ल्यूवेन हॉक ने किया। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे माना जाता है, तो ल्यूवेन हॉक को माना जाता है। अब यदि हम आपसे बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में, कि कोशिका सिद्धांत का सर प्रतिपादन किसने किया, तो आप गौर कीजिएगा, कोशिका सिद्धांत जो है, हम इसको हटा देते हैं, आप सारी बात समझ गए होंगे। यदि आपको जो भी चीज हम पढ़ाए, मान लिया जाए एक बार में आपको नहीं याद रह पाएगा, तो इसकी पीडीएफ जो है हम आपको सेंड कर देंगे। राहुल सावरना जीएस आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो हमारा वो टेलीग्राम चैनल है राहुल सावरना जीएस। उस टेलीग्राम चैनल पर जितनी भी सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, ये सारा चीज ऑन राइटिंग लिखा हुआ उस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो आप भूलेंगे नहीं, राहुल सावरना जीएस टेलीग्राम को आप सर्च करेंगे और वहीं पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो गौर करेंगे। अब यदि हम आपसे बात करते हैं कि सर ये सेल में तो क्लियर हो गया, निर्जीव कोशिका, सजीव कोशिका। अब है कि कभी कभी पूछता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे लंबी कोशिका कौन है, इस तरह के सवाल। तो ध्यान रखेंगे कि कोशिका में सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो सबसे छोटी कोशिका है आपको माइकोप्लाज्म। सबसे छोटी कोशिका कौन है बाबू, माइकोप्लाज्म। सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो सबसे बड़ी कोशिका में शुतुरमुर्ग के अंडे का नाम आता है।
सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म और सबसे बड़ी कोशिका की बात करेगी तो इसमें किसका नाम आ जाएगा? शुतुरमुर्ग के अंडे का नाम आ जाएगा। लेकिन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछता है या सबसे लंबी कोशिका नॉर्मली भी पूछा जाता है तो उसमें न्यूरॉन का नाम आता है, जो अभी आप देखे होंगे। यहां पर यह फिगर दिख रहा होगा आपको, यह फिगर आपके तंत्रिका कोशिका की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। नर्वस सेल जो आपका है, इस नर्वस सेल का सबसे छोटी इकाई जो है इसी को न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता बाबू? इसको न्यूरॉन कहा जाता है। तो समझिए ये न्यूरॉन जो है ये नर्वस सेल का सबसे छोटी इकाई है, तंत्रिका कोशिका में सबसे छोटा है, जो कि सबसे लंबी कोशिका के नाम से, ये देखने से लग रहा होगा ये ज्यादा लंबा है तो ये सबसे लंबी कोशिका के नाम से। तो सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो न्यूरॉन होगा या तंत्रिका कोशिका होगा। सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो माइकोप्लाज्म होगा। यदि आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो उसमें अंडाणु का नाम आता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका में किसका नाम आ जाएगा? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका में अंडाणु का नाम आ जाता है, यानी ओवम का नाम आता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करेगा तो उसमें शुक्राणु का नाम आ जाएगा। सबसे बड़ा पूछेगा तो अंडाणु और सबसे छोटे की बात करेगा तो क्या हो जाएगा भाई? तो सबसे छोटा की बात करेगा तो शुक्राणु। ये हो गया आपका सबसे छोटा, सबसे छोटा। और अंडाणु क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा। आप ये चिंता मत करेंगे कि सर जो आप बोल रहे हैं वो लिखा हुआ कहां मिलेगा। आपको पूरी कंसंट्रेशन के साथ ये सारी बातें समझना है, सीखना है, जानना है। और जितनी भी चीजें अभी हम आपको बताएंगे ये सारा कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आपके मोबाइल पर चला जाएगा। राहुल सावरना जीएस जब आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को भेज दिया जाएगा। इसलिए यह चिंता नहीं करनी है कि सर हम लिख नहीं पा रहे हैं। यदि लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट स्क्रीन भी आप कर सकते हैं या फिर लिखा हुआ ही मिल जाएगा, तो फिर लिखने की क्या आवश्यकता है मेरे दोस्त। इसलिए सिर्फ कंसंट्रेशन करके समझने का काम कीजिए। यकीन मानिए कि अब समय आ गया आपके समय को बदल देने का। सफलता एक दिन में नहीं मिलती मेरे दोस्त, लेकिन याद रखना सफलता एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए उठो, जागो और संघर्ष के मैदान छोड़ मत तू भागो, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए अभी भी आपके पास समय है, एकदम कंटिन्यू आप इस पूरी टॉपिक को अच्छे तरीका से समझिए। कंटिन्यू आप बने रहिएगा। हम आपके लिए क्वेश्चन डिस्कशन भी लेकर आएंगे, थ्योरी भी लेकर आएंगे। आपके हर चीज जो आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए हम आपके साथ हैं। तो आइए, क्लियर हो गया। सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो अंडाणु, मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो अंडाणु, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करेगा तब आंसर क्या हो जाएगा? शुक्राणु। सबसे लंबी कोशिका की बात करेगा तो तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन कहा जाता है, जो आपके बॉडी में क्या करता है? सूचना का आदान प्रदान करता है। जैसे मान लिया जाए ब्रेन की सूचना है उस बॉडी में ले जाता है, या फिर बॉडी की सूचना ब्रेन में। जैसे आप किसी से मोबाइल पर मान लिया जाए बात करते हैं और आपको वो बोल दे आई लव यू, तो क्या होगा? पूरा मन प्रसन्न हो जाएगा। तो पूरी बॉडी पर वो खुशी आपको दिखता है, पूरा बॉडी आपका प्रफुल्लित हो जाता है, जो कि आपके ब्रेन की सूचना है आई लव यू, और पूरी बॉडी को जानकारी मिली। और पूरी बॉडी जो है देखने से कोई कह देता है कि लगता है चलवा को कुछ मिला है। यदि आई हेट यू कह देगा क्या होगा? मुड़ी ऐसे लटक जाएगा, मौन हो जाएगा। नहीं, या फिर कोई आपके बॉडी में टच करता है, वो सूचना तुरंत ब्रेन को मिलता है और पीछे देखकर आप बोलते हैं दिखता नहीं है क्या? ये क्या है? ये बॉडी की सूचना है और आपके ब्रेन को मिला। और ये काम करता कौन है? तो न्यूरॉन करता है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि न्यूरॉन का काम क्या है? मस्तिष्क की सूचना को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना, या फिर शरीर की सूचना को मस्तिष्क तक ले जाना। क्योंकि ये न्यूरॉन दो तरह का होता है, एक को कहा जाता है मोटर न्यूरॉन और दूसरे को क्या कहा जाता है? दूसरे को कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन। तो न्यूरॉन कितना प्रकार का हो गया भाई? दो प्रकार का, एक मोटर न्यूरॉन और दूसरा क्या हो गया? सेंसरी न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? मौ से मोटर, मौ से मस्तिष्क। मोटर न्यूरॉन मस्तिष्क की सूचना को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाएगा मेरे भाई। और सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा? तो सौ से सेंसर या सौ से शरीर, वो शरीर की सूचना को मस्तिष्क में ले जाएगा। मोटर न्यूरॉन मस्तिष्क की सूचना को शरीर में ले गया और सेंसरी न्यूरॉन शरीर की सूचना को मस्तिष्क में ले गया। अर्थात ये न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिका,
अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका, शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, नॉर्मली सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो माइकोप्लाज्म। ये 4-5 तरह के सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं वो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, हम आपसे उम्मीद करेंगे। और ये सारी चीज लिखा हुआ मिलेगा, टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे राहुल सावरना जीएस, और ये सारी चीज आपको वहां उपलब्ध हो जाएगी। अब हम आपसे बात करते हैं कोशिका के टाइप्स के बारे में कि सर कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका क्या है वो समझ गए, किसने खोज किया वो समझ गए, सबसे छोटा कौन है बड़ा कौन है वो सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्त, तो अब समझेंगे कोशिका 2 प्रकार का होता है, एक को प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। अब आपके मन में सवाल तुरंत आया होगा कि सर ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, सर ये यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो गौर से सुनेंगे मेरे दोस्त, प्रोकैरियोटिक सेल जो है यह एक प्राचीन कोशिका है। यह कैसी कोशिका है, यह एक प्राचीन कोशिका है, यह एक एंशिएंट सेल है। और ये यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, तो वह एक रियल कोशिका है, यह एक वास्तविक कोशिका है। यानी यह अनरियल हो गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका इज ए अनरियल सेल, यह एक अवास्तविक कोशिका है। जबकि रियल कोशिका में कौन आता है, तो रियल कोशिका में यूकैरियोटिक सेल का नाम आता है। अर्थात हम लोगों का बॉडी है या फिर प्राय जितने भी जीव जंतु हैं, उन सारे जीव जंतुओं के बॉडी का निर्माण जिस कोशिका से हुआ है उस कोशिका को हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। चाहे वो हम हो या आप हो या अन्य कोई जीव जंतु हो, उसके शरीर का निर्माण किससे हुआ है, विकसित कोशिका से हुआ है, वास्तविक कोशिका से हुआ है, जिसको यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। और प्रोकैरियोटिक क्या है, अविकसित कोशिका है, अवास्तविक कोशिका है, एक प्राचीन कोशिका है जिससे कुछ जीव का निर्माण हुआ है। जैसे बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे, माइकोप्लाज्म का नाम सुने होंगे, या यूग्लिना का नाम सुने होंगे। इस तरह के जो छोटे छोटे जीव हैं, या फिर कह सकते हैं वन यूनिसेलुलर जीव हैं, यानी एक कोशिकीय जीव हैं, इसका निर्माण किससे हुआ है, तो प्रोकैरियोटिक से हुआ है। और प्राय सभी जीव जंतु का निर्माण किससे हुआ है, तो यूकैरियोटिक से हुआ है। क्लियर हो गया कि यह एक प्राचीन कोशिका है, वह एक आधुनिक कोशिका है, यह अवास्तविक कोशिका है, तो यूकैरियोटिक वास्तविक कोशिका है। प्राय सभी जीव जंतु के शरीर का निर्माण यूकैरियोटिक कोशिका से हुआ है, जबकि बैक्टीरिया, वायरस या फिर यूग्लिना, माइकोप्लाज्म की बात किया जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका का हो जाएगा। फिर आप और भी अंतर है इसमें, यदि आप प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो इसका डीएनए गोलाकार होता है, जबकि आपको पता है कि डीएनए का संरचना डबल हेलिक्स में होता है, वो संरचना सीढ़ीनुमा होता है, इस टाइप का डीएनए जो होता है मेरे दोस्तों, उसकी संरचना जो होती है वो इस तरह का होता है। ये जो फिगर अभी आपको दिखता है ये डीएनए है। अब बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल आ रहा होगा, सर डीएनए क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हम लोगों के बॉडी में जेनेटिक प्रॉपर्टी को लाता है, अनुवांशिक गुण का वहन करता है। उस अनुवांशिक गुण के वहन करने वाले जो सबसे छोटी इकाई है उसी को डीएनए कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अर्थात ये डीएनए की संरचना इस तरह कदर होती है। अर्थात यूकैरियोटिक सेल जो है इसका डीएनए कैसा होता है, तो सीढ़ीनुमा होता है, डबल हेलिक्स में होता है। जबकि आपका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसका डीएनए कैसा होता है, तो इसका डीएनए गोलाकार होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की डीएनए क्या होता है। अब बच्चे तो जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए तो डबल हेलिक्स में होता है। सोचता जय बजरंगबली क्वेश्चन तो आसान था, जैसे मारा डबल ये सीढ़ीनुमा चल गया बोरा में। इसलिए मेरे दोस्त यदि आपको बचना है, एग्जाम पास करना है, तो आपको इस कदर जानना होगा, इस कदर पढ़ना होगा। और यहीं पर यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा और बच्चे में कंफ्यूजन कैसे होगा। इसलिए आप मेरा साथ दें, यकीन मानिए हम आपकी तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। इसलिए मेरे दोस्त, बहुत दिन मैंने अलग अलग चैनल पर पढ़ाया, हजारों वीडियो हमारे चैनल पे हैं, लेकिन आज से हम आपका साथ चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपका साथ देना चाहते हैं। इसलिए आप मेरा जरूर साथ दें मेरे दोस्त, क्योंकि कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप कोशिश कीजिए, अभी भी आपके पास समय है। 2 महीना बाद ग्रुप डी का एग्जाम होगा और बीपीएससी का 67वां एग्जाम भी होगा। दोनों से पहले उन सारे टॉपिक साइंस में हम आपको पढ़ा देंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो।
जिससे आपके एग्जाम में सवाल नहीं छूटेगा, इसका हम वादा करते हैं। और पर डे टॉपिक वाइज क्वेश्चन का डिस्कशन भी करा देंगे, ताकि तुम्हारा हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी और मॉडल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि यदि एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि सर प्रोकैरियोटिक कोशिका का डीएनए कैसा होता है, तो आप बताएंगे गोलाकार होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका का डीएनए कैसा होता है, तो सीढ़ीनुमा होता है, अर्थात डबल हेलिक्स में होता है। क्लियर। डीएनए का कभी कभी व्यास पूछता है कि डीएनए का व्यास कितना होता है, तो याद रखना मेरे दोस्त, डीएनए का व्यास जो है वो 20 एंगस्ट्रम होता है। डीएनए का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रम होता है। तो ये अंतर था आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। इतना ही नहीं, और भी ध्यान देंगे, आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, गोल्गी बॉडी भी पाया जाता है और लाइसोसोम भी पाया जाता है। तो आपका जो यूकैरियोटिक कोशिका है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब कुछ पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। क्योंकि एग्जाम में ये सवाल पूछेगा ना कि बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से कोशिकांग अनुपस्थित रहते हैं, तो आप क्या बताओगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। हम उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम ये इसमें नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। क्लियर। इसमें राइबोसोम यदि आप देखेंगे तो इसका राइबोसोम जो है वो 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का राइबोसोम, यानी हम लोगों के बॉडी का राइबोसोम जो है वो कैसा होता है, तो 80S प्रकार का होता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें केंद्रक नहीं होता है, जबकि हम लोगों की कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है। तो ये डिफरेंस था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच। अब क्या हुआ, जब जीव जंतु का स्टडी किया गया तो पता चला कि कुछ जीव का निर्माण एक ही कोशिका से हुआ है और कुछ जीव का निर्माण एक से अधिक कोशिका से हुआ है। इस आधार पर क्या किया गया कि कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांट दिया गया। नंबर ऑफ सेल के आधार पे, यानी सेल का जो डिवाइड किया गया, नंबर ऑफ सेल के आधार पे किसी भी एनिमल को, जीवों को जो बांटा गया वो कितने प्रकार के, तो वो हो गया दो प्रकार का। कौन कौन, एक हो गया यूनिसेलुलर और दूसरा हो गया मल्टी सेलुलर। यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दो भागों में बांटा गया। तो एक आपका हो गया एक कोशिकीय और दूसरा आपका क्या हो गया, बहुकोशिकीय। इन दो भागों में क्या किया गया, कोशिकाओं को डिवाइड किया गया। यानी जीवों को इस कोशिका की संख्या के आधार पर दो भागों में, कौन कौन, हम उम्मीद करेंगे आपको याद हो गया होगा। एक हो गया यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय। अब कहेंगे सर एक कोशिकीय क्या है, बहुकोशिकीय क्या है, तो गौर करेंगे, वर्ड क्लियर है। कोशिका तो आप समझ रहे हैं जीवों की सबसे छोटी इकाई, लेकिन इससे पहले एक लिखा, इसका मतलब हो गया वैसा जीव जिसका निर्माण एक कोशिका से हुआ है। वैसा जीव जिसका निर्माण एक कोशिका से हुआ है उसको एक कोशिकीय जीव, और जिसमें एक से ज्यादा कोशिका से हुआ है उसको बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे आपने अमीबा का नाम सुना होगा, आपने माइकोप्लाज्म का नाम सुना होगा, आपने यूग्लिना का नाम सुना होगा, आपने प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा। तो ये सारे जीव जो है ये एक कोशिकीय जीव है। आप यहां पर देख रहे होंगे अमीबा, आप देख रहे हैं पैरामीशियम, आप देख रहे हैं यूग्लिना। तो अमीबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें, यूग्लिना की बात करें, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब यूनिसेलुलर हो जाएगा। ये सब आपका एक कोशिकीय हो जाएगा मेरे दोस्त। कैसा होगा रे मेरे बाबू, तो ये हो जाएगा एक कोशिकीय। क्वेश्चन पूछेगा कि अमीबा किस प्रकार की जीव में आएगा, तो एक कोशिकीय, पैरामीशियम एक कोशिकीय, यूग्लिना एक कोशिकीय। जबकि वैसे जीव जिसका शरीर का निर्माण एक से अधिक कोशिका से होता है उसको कहा जाता है मल्टी सेलुलर, उसको कहा जाता है बहुकोशिकीय। अब मन में सवाल आता होगा कि सर हम लोग किस में आते भाई, तो हम लोग आते बहुकोशिकीय में, क्योंकि हम लोगों के बॉडी का निर्माण तो लाखों लाख करोड़ों करोड़ कोशिका से हुआ है। चाहे मछली की बात करें, मेढक की बात करें, पक्षी की बात करें, मनुष्य की बात करें या अन्य किसी भी जीव जंतु की बात करें मेरे दोस्त, वो बहुकोशिकीय होगा, क्योंकि हम लोगों के बॉडी का निर्माण कई कोशिका से हुआ है। तो जिन जीवों के शरीर का निर्माण
एक से अधिक कोशिका से हुआ है, यानी बहुत सारे कोशिका से हुआ है, उसको बहुकोशिकीय कहा जाता है। और जिसके शरीर का निर्माण एक ही कोशिका से हुआ है उसको एक कोशिकीय कहा जाता है। क्लियर? एक कोशिका से होगा तो एक कोशिकीय। तो अमीबा किसमें आएगा? एक कोशिकीय में। माइकोप्लाज्म किसमें आएगा? एक कोशिकीय में। यूग्लिना किसमें आएगा? एक कोशिकीय में। मछली किसमें आएगा? बहुकोशिकीय में। मेढक किसमें आएगा? बहुकोशिकीय में। गाय किसमें आएगा? बहुकोशिकीय में। हम किसमें आएंगे? बहुकोशिकीय में। आप किसमें आएंगे? तो बहुकोशिकीय। मतलब जिसके शरीर का निर्माण ज्यादा सेल से हुआ है वो बहुकोशिकीय में आता है। कोई कंफ्यूजन? तो ये क्लियर हो गया। हम उम्मीद करेंगे कि आप यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर समझ गए होंगे। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय अच्छे तरीका से समझ गए कि किसको एक कोशिकीय और किसको बहुकोशिकीय बोलेंगे। कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो कोशिका के टाइप्स के आधार पे, कोशिका की संख्या के आधार पे जीवों के प्रकार भी क्लियर हो गया। अब क्या है मेरे दोस्त कि हम लोगों के बॉडी में जो कोशिका है ये अलग तरह की कोशिका है, और पेड़ पौधे का निर्माण जिस कोशिका से हुआ है वो अलग तरह की कोशिका है। इसलिए क्या किया गया कि कोशिका को दो भागों में बांट दिया गया। एक को प्लांट सेल और दूसरे को एनिमल सेल कहा जाता है, यानी एक को पादप कोशिका और दूसरे को जंतु कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो अब आते हैं मेरे दोस्त, हम आपको बताते हैं कि कोशिका की संरचना जो है, इस संरचना के आधार पे कोशिका को दो भागों में बांटा गया, एक पादप कोशिका और दूसरा जंतु कोशिका। तो आपके सामने ये जो फिगर दिख रही है ये आपका है प्लांट सेल। ये कौन सा सेल है मेरे दोस्त? ये आपका है प्लांट सेल, यानी ये है पादप कोशिका। और ये कौन सा है भाई? तो ये आपका है एनिमल सेल, यानी ये आपका है जंतु कोशिका। ये किसकी संरचना है? जंतु कोशिका का। ये किसकी संरचना है? पादप कोशिका का। तो कोशिका की संरचना के आधार पे कोशिका को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कौन कौन? तो एक हो गया प्लांट कोशिका और एक हो गया एनिमल कोशिका, यानी एक हो गया पादप कोशिका और एक हो गया जंतु कोशिका। अब है कि अंतर सर दोनों में क्या है, तो गौर से देखिएगा। ये जो आप प्लांट सेल अभी देख रहे हैं, इसका ये आउटर भाग आप देख रहे होंगे, देखने से ही बहुत कड़ा लग रहा होगा, और इसके जस्ट बाद एक पतली झिल्ली दिख रही होगी। इसका मतलब है कि यह पादप कोशिका जो है उसका जो सबसे आउटर वॉल होता है, उसका जो सबसे बाहरी दीवार होता है, उसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। यानी पादप कोशिका जो है, इस पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, अर्थात सेल वॉल पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है मेरे दोस्त? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है। जबकि एनिमल कोशिका में आप देख रहे होंगे कि ये बाहर से ये एकदम पतला सा अर्धपारगम्य झिल्ली दिख रहा होगा। तो ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, उसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो आपका जो एनिमल सेल है इसके सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? एक अंतर आप समझ गए कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली कहा जाता है, जबकि पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली, अब पादप कोशिका के बाहरी भाग को कोशिका भित्ति। अब कोशिका झिल्ली प्लांट में भी है, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में पाया जाता है। अंतर किस बात का है कि जंतु कोशिका का सबसे बाहरी भाग कोशिका झिल्ली कहलाती है, जबकि आपका जो प्लांट सेल है इसमें कोशिका भित्ति के अंदर, कोशिका भित्ति के आंतरिक दीवार पर एक पतली झिल्ली लगी रहती है, उसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में है, जंतु कोशिका में नहीं है, लेकिन कोशिका झिल्ली दोनों में है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। और ये डिफरेंसेस बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, उसको लगता है कि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है, आप पादप कोशिका में सिर्फ कोशिका भित्ति होता है। लेकिन आज ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है, जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। पोजीशन का डिफरेंस कि जंतु कोशिका का सबसे बाहरी भाग कोशिका झिल्ली, पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, और उसके बाद जो छोटा पतला परत है वो है आपका कोशिका झिल्ली। उसके बाद क्या है कि आपका जो प्लांट सेल है इसमें आपको लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, क्या कहते हैं ये, फिर आपका ये सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, ये सब कुछ जो है आपको एनिमल सेल में पाया जाता है। लेकिन क्या प्लांट सेल में भी पाया जाता है? लेकिन याद रखना है कि लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। बाद में की सब चीज कॉमन है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन याद रखना है कि लाइसोसोम जो है वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्लियर हो गया? किसकी बात हम आपसे किए? हम आपसे किए लाइसोसोम की बात, कि लाइसोसोम जो है वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में पाया जाता है। दूसरा चीज क्या है कि इसमें सेंट्रिओल नहीं पाया जाता है। ध्यान देंगे, इसमें सेंट्रिओल नहीं पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है? सेंट्रिओल पाया जाता है। प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में पाया जाता है। ये अंतर था पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। दूसरी चीज कि कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज का बना हुआ है, और कोशिका झिल्ली किसका बना है? तो ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना है। ये अर्धपारगम्य होता है, उससे कोई भी पदार्थ अंशतः आर पार करती है। लेकिन पादप कोशिका हार्ड होता है, वो कोशिका भित्ति कहलाता है, वो आपको सेल्यूलोज का बना होता है। और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। यह भी एक अंतर हो गया। उसके बाद कि पादप कोशिका का जो संचित भोजन रहता है वो संचित भोजन मंड के रूप में रहता है, यानी इसको कह सकते हैं स्टार्च के रूप में रहता है। जबकि हम लोगों के बॉडी में की कोशिका में संचित भोजन क्या होता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है, जो कि हमें ऊर्जा देने का काम करती है, एनर्जी भरने का काम करती है। तो हम लोगों का संचित भोजन ग्लाइकोजेन हो गया, जबकि प्लांट सेल का संचित भोजन क्या होता है? मंड होता है, अर्थात स्टार्च होता है। तो अभी आपने जितना भी अंतर समझा पादप कोशिका और जंतु कोशिका का, ये सारा कुछ आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा है राहुल सवर्णा जीएस, उस पर सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखकर हमको उम्मीद करेंगे कि आप लगभग 90% याद हो गया होगा। यदि थोड़ा मोड़ा भी कुछ दिमाग से स्किप कर जाएगा तो टेलीग्राम पर आप जाएंगे और वहां पर एक बार आप पढ़ लेंगे तो 100% आपको याद हो जाएगा। मेरा यह तरीका होगा पढ़ाने का। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे, इसके बाद जो समझाएंगे उतने ही टॉपिक का क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पर डे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन पर डे देखेंगे, ताकि आपको यह आइडिया भी डेवलप हो जाए कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और भी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप और भी अच्छी तरीका से पढ़ पाएंगे। क्लियर? तो यह था पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच का अंतर, जो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसको अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। अब सेल वॉल की यदि हम आपसे बात करते हैं तो अभी हम आपको बताएं कि सबसे बाहर का ये प्लांट सेल है। ये जो अभी आपको दिख रही है ये प्लांट सेल है, और प्लांट सेल का जो सबसे ये बाहरी भाग जो देखने से ऐसा लग रहा है करा टाइप का, जैसे नहीं लगता है कि वो कोनो दौरी है। दौरी समझते हैं? ढकिया उकिया जो गांव में हम लोग गाय को खिलाने के लिए यूज करते हैं भूसा उसा में, तो ये उसी तरह का लगता है कि एक क्या है, वो ढकिया है, कठौता है, एकदम इसका दीवार बहुत ज्यादा हार्ड है, और इसके अंदर में क्या है, कुछ कुछ पदार्थ रखा हुआ है। तो ये जो हार्ड वाला पार्ट्स है मेरे दोस्त, यही हार्ड वाला कड़ा वाला जो पार्ट्स है, यही आपका सेल वॉल है, यही आपका क्या है, कोशिका भित्ति है। और ये कोशिका भित्ति किसका बना होता है जानते हैं? तो ये कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। जबकि कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। तो आज हम लोग क्या पढ़े? कोशिका क्या है, इसका खोज किसने किया, ये कितने प्रकार का होता है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया 1838 और 39 में। कोशिका का खोज 1665 में हुआ। सजीव कोशिका का खोज 1674 में हुआ। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान ने किया। क्लियर? अब आपका बच गया कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, यानी आप कह सकते हैं कोशिकांग। यानी कोशिका के अंदर का जो अंग है वो बच गया। तो ये आपका पहला वीडियो था। इसमें 3 वीडियो, चूंकि सेल एक बड़ा टॉपिक है तो इसमें हम आपको 3 पार्ट पढ़ाएंगे। ये पहला क्लियर हो गया। इसका आगे हम क्वेश्चन देखेंगे
कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगले क्लास में पार्ट 2 में कोशिकांग के बारे में और पार्ट 3 में भी कोशिकांग के बारे में, सबके बारे में जितना भी नाम अभी हम आपको बताए, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम या लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, जितना भी सेल में का पार्ट्स है, इन सारे पार्ट्स पर पार्टिकुलर डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक टॉपिक का, एक वीडियो का ये काम नहीं था, क्योंकि काफी लंबा हो जाता और आप भी उब जाते, तो जितना भी हम लोग पढ़े उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले वीडियो में आप मेरे साथ रहिएगा और कोशिकांग के बारे में, इन कोशिका के इन सारे अंगों के बारे में काफी डिटेल चर्चा भी करेंगे और सारे का ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। फर्स्ट डे इसी तरह आप हमसे बने रहिएगा, तो हम आपको थ्योरी भी और ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ कराते जाएंगे, ताकि आपको कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता ना हो। तो आइए हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है। यह पहला क्वेश्चन है। देखो मेरे दोस्त, कहता है कोशिका का खोज कब हुआ था। अब देखिए, ईस्वी सन में कोशिका के खोज से रिलेटेड 2 ईस्वी सन है, 1665, 1674। लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दिए थे कि यदि कोशिका के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर 1665 होगा। कोशिका का कब खोज हुआ था? 1665 में। लेकिन सजीव कोशिका की बात करेगा, बैक्टीरिया की बात करेगा, जिसका खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, उसकी बात करेगा, तो आंसर 1674 होगा। तो यह पूछा था कोशिका का खोज, तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी हो गया। और आप लोग से भी बन गया होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा कि कोशिका का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। क्लियर हो गया? और यह 1674 में क्या हुआ था? सजीव कोशिका का खोज। सजीव कोशिका का खोज। क्लियर हो गया? सारे बच्चे को याद होगा। और सजीव कोशिका का खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। क्लियर? तो ये आपका रिवाइज भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी आप देख लेंगे। तो इस तरह थ्योरी और क्वेश्चन पर डे हम आपके साथ लेकर आएंगे। दूसरा सवाल आपसे कहता है, दूसरा सवाल है कि निर्जीव कोशिका का खोज किसने किया। हम आपको बताए थे ना कि कभी इस बार एनटीपीसी 2 में पूछा था सजीव कोशिका के बारे में, तो हो सकता है ग्रुप डी में पूछ दे निर्जीव कोशिका के बारे में। तो सिर्फ कोशिका पूछा जाए या निर्जीव कोशिका पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। निर्जीव कोशिका पूछेगा या सिर्फ कोशिका पूछेगा तो रॉबर्ट हुक होगा, लेकिन सजीव कोशिका पूछेगा तो ल्यूवेनहॉक होगा। हमेशा याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? रॉबर्ट हुक। और ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था मेरे दोस्त? तो आपको याद होगा, यह सजीव कोशिका का खोज किया था। यह स्वान और स्लाइडेन साहब क्या किए थे? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। यदि इसका डिस्कशन आप अपनी एक कॉपी में लिखते चले जाएंगे तो समझिए, यदि 10 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा तो उससे आपका 40 क्वेश्चन बन जाएगा। तो ध्यान देंगे, कोशिका सिद्धांत के बारे में पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो स्लाइडेन और स्वान ने किया। स्लाइडेन ने कब? 1838 में, और स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ल्यूवेनहॉक ने सजीव कोशिका का खोज किया और रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका का खोज किया। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए, और जिनको थोड़ा सा भी लगे ये जानकारी मुझे लिख लेना चाहिए, तो कभी भी क्लास करने बैठिए तो एक कॉपी लेकर बैठिए और ये सारा पॉइंट स्टार मारकर लिखते चले जाइए। एग्जाम के समय में सिर्फ इतना रिवीजन कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त एकदम सीरियस होकर पढ़िए, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई गपशप नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिए, क्योंकि आपके पास वक्त अब बहुत कम बचा है। इस वक्त का सदुपयोग करके आप अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का और अपने समाज की प्रतिष्ठा को बढ़ाइए। इसलिए मेरे दोस्त एकदम कंटिन्यू रहिए। कहता मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है, अभी हम चर्चा किए थे, उस सबसे बड़ी कोशिका में किसका नाम आता है? अंडाणु का नाम आता है। और सबसे छोटी कोशिका की बात करेगा मानव शरीर में तो शुक्राणु का नाम आएगा। सबसे छोटी की बात करेगा तो शुक्राणु। ध्यान रखना मेरे भाई, शुक्राणु सबसे छोटी, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। बात करेगा आपसे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका में स्पर्म का नाम आएगा, शुक्राणु का नाम आएगा। जबकि सबसे बड़ी कोशिका में किसका नाम आता है? अंडाणु का नाम आता है। और सबसे लंबी की बात करेगा तो न्यूरॉन की बात होगा। सबसे लंबी बात करेगा, लंबी कि सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो न्यूरॉन। लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी अंडाणु। चूंकि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा था अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो शुक्राणु, सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो न्यूरॉन, और सबसे छोटी कोशिका नॉर्मली पूछेगा, मानव शरीर नहीं लगाएगा, तब आंसर क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्म। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो उसमें माइकोप्लाज्म का नाम आएगा। और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तब क्या होगा? शुक्राणु। मानव शरीर लगा देगा तो शुक्राणु होगा, और मानव शरीर नहीं लगाएगा तो माइकोप्लाज्म होगा। बच्चे यहां कंफ्यूज कर जाते हैं, मानव शरीर लगा देता है फिर भी माइकोप्लाज्म में मार देते हैं। और एक क्वेश्चन गलती का मतलब होता है चेला कि जीवन लीला समाप्त हो जाना, मतलब कि आपकी करियर खत्म हो जाना, क्योंकि ये कंपटीशन है, इसमें एक एक नंबर का महत्व होता है। एक नंबर से किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं होता है, और एक नंबर ही आ जाएगा किसी बच्चे का रिजल्ट हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्त ध्यान रखेंगे, यदि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तभी शुक्राणु होगा, और नॉर्मली सबसे छोटी कोशिका पूछ देगा तब आंसर क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि सजीव कोशिका का खोज किसने किया? अभी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि 1674 में सजीव कोशिका के बारे में ल्यूवेनहॉक ने बताया था, इसलिए आंसर इसका क्या हो गया? ल्यूवेनहॉक साहब। रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया? निर्जीव कोशिका का। स्लेडन और स्वान ने क्या किया? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। क्लियर? और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग से भी लगातार बनता जा रहा होगा। अगला, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। हम 3 चीज बताए थे, कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम, ये तीनों नहीं पाया जाता है। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्गी बॉडी भी, लाइसोसोम, आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। नहीं पूछ रहा था, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्लियर हो गया? अगला सवाल है कि युगलीना किस प्रकार की कोशिका से बना है? आपको बताए थे, याद कीजिए, अमीबा के बारे में, प्लाज्मोडियम के बारे में, युगलीना के बारे में, कि वह एक कोशिकीय जीव है, इसके शरीर का निर्माण एक कोशिका से हुआ है। अतः आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर एक कोशिकीय जीव। यदि बहुकोशिकीय की बात करेगा तो बहुत कोशिकीय में कौन आ जाएगा? मनुष्य भी आ जाएगा, गाय भी आ जाएगा, भैंस भी आ जाएगा, मछली भी आ जाएगा। यानी आप समझ गए होंगे कि प्राय सभी जीव जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ पार्टिकुलर नाम जो बताए, अमीबा के बारे में, या बैक्टीरिया के बारे में, या माइकोप्लाज्म के बारे में, या युगलिना के बारे में, ये सब क्या है? ये सब आपका एक कोशिकीय है। क्लियर? अगला सवाल कहता है कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। बताए थे कि पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगले क्लास में हम आपको पार्ट 2 में पढ़ाएंगे कोशिका के अंग के बारे में, तब सबका उपनाम बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या उपनाम है, न्यूक्लियस का क्या उपनाम है, लाइसोसोम का क्या उपनाम है, राइबोसोम का क्या उपनाम है। ये सारे पार्ट 2 में हम आपको बता देंगे। चलिए यहां तत्काल आप ये जान लीजिए कि नहीं पाया जाता है कौन सा? तो लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ एनिमल सेल में अर्थात जंतु कोशिका में पाया जाता है। बाद में ये तो पाया जाता है, ये भी पाया जाता है। तो आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? एक पशु के शरीर मतलब जीव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अब आपका जो ऑप्शन दिया है उसमें ऑस्टियोसाइट्स है, या क्रोमेटोफोसर है, या फिर न्यूरॉन है, या लिम्फ कोशिका है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर मारना है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा? न्यूरॉन। जबकि न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है, लेकिन बड़ी कोशिका पूछा और बड़ी कोशिका वाला ऑप्शन नहीं दिया, तो इस तो आपको सेंस भी समझना है। आपसे एग्जाम में, ये एग्जाम का पूछा गया सवाल है, ये एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, एग्जाम का पूछा गया सवाल है, और ऑप्शन में यही था, इसलिए ये सवाल दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कभी ऐसे सवाल से भी आपका मुलाकात हो तो आप उसका जवाब सही दे पाए। इसका जवाब क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा? न्यूरॉन होगा। और ये क्वेश्चन आपको आंसर में न्यूरॉन मारना है। यदि अंडाणु ऑप्शन में होता तो आंसर अंडाणु होता, लेकिन एग्जाम में ऐसा ऑप्शन में था नहीं, न्यूरॉन था, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? न्यूरॉन हो गया। अगला सवाल है, कहता है कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? कह रहा है क्वेश्चन में कि बताइए कि कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है। तो आपको पता होगा ये वायरस पर, यानी विषाणु जो है, इस विषाणु पर
कोशिका सिद्धांत जो है ये लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने, और उन्होंने कहा था कि सभी जीवों का निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है। बात सत्य है, लेकिन वो किस पर लागू नहीं होता है? वो वायरस पर लागू नहीं होता है, वो विषाणु पर लागू नहीं होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्ती को हरा रंग प्रदान करता है? कल हम आपको पढ़ाएंगे कि प्लांट सेल में हरित लवक पाया जाता है, बर्नी लवक पाया जाता है और बर्नी लवक पाया जाता है। तो उसी में जो हरित लवक है जिसको आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट जो है, इसी क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के कारण पेड़ पौधे की पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। और पेड़ फूल अलग अलग रंग का होता है बर्नी लवक के कारण, जड़ और तना में रंग नहीं होता है और बर्नी लवक के कारण। तो याद रखेंगे कि पेड़ पौधे की पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? हरित लवक के कारण, यानी क्लोरोफिल के कारण। फल और फूल का कलर अलग अलग क्यों होता है? बर्नी लवक के कारण। जड़ और तना में कलर क्यों नहीं होता है? तो अबर्नी लवक के कारण। अगले क्लास में इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, पार्ट 2 में। अगला, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का मतलब यह हो गया कि जो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देख सके। जैसे कोशिका को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का ही प्रयोग किया था, और इसका खोज किसने किया था? तो एमके नॉल और इरुस्का ने किया था। तो आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है नॉल और रुस्का, इसलिए आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। इसमें कभी कभी दे देता इस तरह से कि एमके नॉल और इरुस्का, फुल नाम दे देगा, तो ध्यान रखिएगा। नॉल का नाम क्या था? एमके नॉल और इरुस्का, जिन्होंने किसके बारे में बताया था? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में, जिससे अति सूक्ष्म चीज को आसानी से देखा जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये टॉपिक जो अभी आप पढ़ रहे थे, ये टॉपिक सेल का पार्ट 1 था, जिसमें सेल के बारे में आपने जाना और संबंधित क्वेश्चन का भी डिस्कशन किया। फिर हम आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे पार्ट 2 में, जिसमें कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। फिर पार्ट 3 में भी कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। तब जाकर ये कोशिका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और यकीन मानिए, ये तीनों वीडियो जब आप देख लेंगे तो दुनिया के किसी भी किताब से सेल का सवाल बनाकर देख लीजिएगा, 100% बनेगा, और आपके एग्जाम का भी 100 सवाल बनेगा। अतः आपसे मेरा यह निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि यदि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं और आप मेरा सेवा लेना चाहते हैं और हमारी वीडियो ये अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे राहुल सावरना जीएस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हम अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक बच्चों का सेवा दे सकें। जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते।